हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स थिंकर्स पे। दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं कि हम ज्योमेट्री चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें जो है हमने लाइन्स एंड एंगल, ट्राइएंगल और क्वाड्रिलेटरल ये तीनों पोर्शन हमने देख चुका था। तो अब इस वीडियो में जो है हम सर्कल से रिलेटेड बात करेंगे, यानी कि सर्कल में कौन कौन से चीज़ें जो है हमें पढ़ने को मतलब है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ज़रूरी है। तो उसमें जो भी थ्योरम्स हैं, जो भी स्टेटमेंट्स हैं जो कि हमें क्वेश्चन को करने में हेल्प करेंगे, उन सभी जो है क्वेश्चंस को, उन सभी थ्योरीज को हम इस वीडियो में जो है क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए और इसमें कहीं पे भी दिक्कत आए तो आप जो है हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और जहाँ पे आपको दिक्कत आएगी, जहाँ पे भी आपकी क्वेरी होगी, उसको हम क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगला वीडियो जो है आप तक आसानी से पहुंचे। और दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। तो चलिए दोस्तों, इसमें हम शुरू करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, जो भी इंपॉर्टेंट प्रमेय हैं परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो पहले सबसे पहले हम सर्कल को डिफाइन करेंगे। तो सर्कल आपको पता है, जैसे आप लिखा गया है, जो कि काफी कॉमन चीज है, लेकिन सर्कल आपको पता है कि सर्कल एक क्या होता है, एक पॉइंट है और इस पॉइंट के अराउंड एक खास डिस्टेंस होगा। सपोज कर लीजिए हमारा डिस्टेंस डी है, ठीक है। तो इसके अराउंड क्या होता है, एक पॉइंट जो है, एक पॉइंट के अराउंड एक खास डिस्टेंस पे जो लोकस हमें मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। ठीक है, जो कि एक गोला होता है। तो इस जो पॉइंट था इसको हमने मान लिया, सपोज कर लिया कि ये हमारा ओ है, पॉइंट जो हमारे पास था इसको हमने मान लिया कि ओ है, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, सेंटर। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। और जो हमारे पास डिस्टेंस था, जो हमें ये डिस्टेंस, खास डिस्टेंस मिला, इसी को हम बोलते हैं रेडियस, आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये जो आपको जो ये दिख रहा है, ये पाथ जो दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पेरीफेरी बोलते हैं, या फिर सरकमफ्रेंस, यानी कि इसको बोलते हैं क्या, परिधि बोलते हैं। हिंदी में कहें तो परिधि बोलते हैं। चलिए हम एक एक करके आगे देख लेते हैं। चलिए यहां देख रहे हैं आप, पहला चीज दिया हुआ है हमें क्या, जीवा। आखिर जीवा क्या होती है, यानी कि कॉर्ड क्या होती है। तो देखिए, एक सर्कल होगा आपके पास, एक वृत्त होगा। इसमें कह रहा है क्या कि एक वृत्त में जो वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलेंगे, जीवा बोलेंगे। देखिए परिधि क्या हुई, हमने बताया अभी कि जो ये पोर्शन दिख रहा है आपको, ये सारा जो पोर्शन दिख रहा है सर्कल के पूरा चारों ओर, इसी को हम बोलते हैं क्या, परिधि। तो अब कह रहा है क्या कि परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को, कोई भी दो बिंदु आप ले लीजिए, एक यहाँ ले लीजिए, एक यहाँ ले लीजिए, इस तरह से आप मिला देंगे इन दोनों को, तो ये आपको क्या मिल गई, जीवा मिल गई। तो इसी तरह से कुछ हमारे पास ए बी मिलाया गया है, और यही ए बी हमारे पास क्या है, ये हमारी ए बी जो है वो जीवा है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास दिया हुआ है व्यास क्या होती है। ठीक है, डायमीटर। तो डायमीटर आपको पता है कि एक जो सर्कल है, ठीक है, सर्कल यहां पे कह रहा है क्या, वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली सबसे बड़ी जीवा को, देखिए एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि सबसे वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो उसे हम व्यास ही कहते हैं। ठीक है, जो सबसे बड़ी जीवा हो सकती है एक वृत्त की, उसको हम व्यास कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखा गया क्या कि व्यास जो है वो वृत्त की त्रिज्या का क्या होता है, दोगुना होता है। यानी हम एक यहाँ से एक फॉर्मूला देख सकते हैं क्या, कि d इक्वल टू जो होगा, यानी कि d व्यास जो होगा वो 2r के बराबर हो सकता है, यानी कि त्रिज्या का डबल होगा हमारा व्यास। ठीक है, d इक्वल टू 2r होगा। ये हमें एक यहाँ से फॉर्मूला मिल गया, इस पर आधारित जो है हम प्रॉब्लम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लीजिए जो व्यास है हमारा वो क्या होगा, केंद्र से होकर हमेशा गुजरेगा। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हमारा केंद्र क्या है, ओ है, और ए बी क्या है, एक व्यास है। क्यों, क्योंकि एक ऐसी जीवा है जो केंद्र ओ से होकर के गुजर रही है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको परिधि, जो कि हमने अभी समझा दिया है, जो चारों ओर का जो एक वृत्त का जो ये जो चारों ओर की जो जो ये पाथ है, जो ये एक आपका जो यही है, जो एक दूरी है ना, इसी को हम बोलेंगे क्या, परिधि। यहाँ पे कह रहा है क्या कि वृत्त की परिक्रमा करने में तय की गई अधिकतम दूरी वृत्त की कहलाती है, या फिर इसको परिसीमा भी बोल सकते हैं, परिधि भी बोल सकते हैं। ठीक है, सरकमफ्रेंस का लीजिए, पेरीफेरी का लीजिए, तो ये सारी जो है परिधि की ही नाम है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको चाप क्या होता है। तो चाप देखिए स्पष्ट, यहां से देख पा रहे हैं आपकी वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के बीच के भाग को वृत्त का चाप कहते हैं। ठीक है, अब यहां देख लीजिए, जैसे चाप को आपको यहां पे दिखाया जा सकता है, ये जो पोर्शन है आपका, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने ए यहां पे लिया और बी हमारे यहां पे है, तो ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन जो आपको दिख रहा है, यही क्या है, वृत्त का चाप है। और चूंकि ये क्या है, छोटा है, तो इसको बोलेंगे हम क्या, लघु चाप। और ये वाला जो ऊपर वाला आपको दिख रहा है, ठीक है, जो ये वाला आप देख पा रहे हैं, ये बड़ा वाला, ये इसको आप बोल सकते हो क्या, ये पूरा को बोल सकते हो क्या, आप दीर्घ चाप बोल सकते हो। ठीक है, इसको आप बोलोगे दीर्घ चाप, ये आपका दीर्घ चाप हो जाएगा और ये लघु चाप हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है वृत्तखंड क्या होता है। देखिए
तो जब वृत्त की जीवा जो है दो भागों में जब उसको बांटेगी तो उसी को हम बोलते हैं क्या, वृत्त खंड होता है, वो वृत्त का पूरा पोर्शन, वृत्त का खंड। अब देख लीजिए कह रहा है क्या कि सेगमेंट जिसको बोलते हैं आप इंग्लिश में, जब वृत्त की कोई जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती है, एक वृत्त की जो जीवा है वो कहीं ना कहीं वृत्त को दो भागों में ही विभाजित करती है, तो उसी को हम बोलेंगे क्या, वृत्त का खंड बोलेंगे। ठीक है, वृत्त खंड बोलेंगे। छोटे भाग को लघु खंड बोलेंगे जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, और जो बड़ा भाग है उसको क्या बोलेंगे, दीर्घ खंड बोलेंगे। क्लियर हो रहा है? चलिए यहां से फिगर्स हम देख लेते हैं। फिगर्स देख लीजिए, ये छोटा वाला है, चूंकि आपकी जो जीवा है वो यहाँ पे है, तो ये छोटा पोर्शन आपको दिख रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लघु खंड बोलेंगे। और यही हमारा जो बड़ा वाला पोर्शन है इसको क्या बोलेंगे, दीर्घ खंड बोलेंगे। क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां आप देख पा रहे हैं त्रिज्य खंड क्या होता है। अब देखिए नाम से स्पष्ट है, त्रिज्य खंड त्रिज्या से कहीं ना कहीं ये बनी हुई है, और यहाँ पे इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, सेक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इसका डेफिनेशन क्या है कि वृत्त के चाप तथा चाप के दोनों अंतिम बिंदुओं को केंद्र से मिलाने वाला जो भाग है ना, वही हमारा क्या कहलाएगा, त्रिज्य खंड कहलाएगा। ठीक है, तो आइए फिगर से देखते हैं, इसको फिगर से समझेंगे हम लोग, क्योंकि फिगर समझना जो है बहुत जरूरी है। जैसे देखिए आप यहाँ पे दिख रहा है आपको कि एक त्रिज्या यहाँ पे हमने मान ली ये त्रिज्या ड्रॉ कर लिया, ये भी हमारे पास एक त्रिज्या है, तो ये जो हमारा पोर्शन था ना, ये जो चाप था, इसके द्वारा जो क्षेत्रफल बनाना, मतलब ये वाला जो हमारे पास पोर्शन बना है ना, यही हमारा क्या होगा, त्रिज्य खंड। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो लघु त्रिज्य खंड। ये जो पूरा बड़ा वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये आपका क्या हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्य खंड, आप इसको मान सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है। वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है, टेंजेंट जिसको आप बोलोगे। ठीक है, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल ये क्या होती है, इसको हम देखते हैं। तो कह रहा है क्या यहाँ पे कि वह रेखा जो वृत्त को एक और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करेगी, उसे हम क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा बोलेंगे। वृत्त की स्पर्श रेखा उसको हम बोलेंगे। तो चलिए यहां पे देखते हैं हम, देखिए यहां से फिगर से आप देख पा रहे हैं, ये हमारा एक वृत्त दिया हुआ है। ठीक है, एक सर्कल दिया हुआ है, और इसके ये जो पोर्शन है इसमें देखिए आप एक टेंजेंट का काम कर रहा है। ठीक है, जो कि यहाँ पे एक बिंदु पे जो है यहाँ पे कट रहा है, मान लीजिए इस बिंदु को हमने P नाम दे दिया। ठीक है, तो ये P बिंदु एक वृत्त का जो परिधि है, वृत्त की परिधि जो है उस पे एक बिंदु P है, जहां पे ये हमारा जो टेंजेंट है, सपोज कर लीजिए इसका हमने नाम लिख दिया क्या, AB मान लिया। तो AB जो है वो एक बिंदु पे स्पर्श कर रहा है, वृत्त के एक परिधि के एक बिंदु पे स्पर्श कर रहा है P पे। तो यही जो स्पर्श है, जो एक ऐसा लाइन जो वृत्त को एक बिंदु पे स्पर्श करे, उसको हम बोलते हैं क्या, स्पर्श रेखा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसको हम बोलेंगे इंग्लिश में। ठीक है, कह रहा है कि यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्षों से होकर कोई वृत्त खींचा जाए तो इसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, ऐसा एक चतुर्भुज जो कि वृत्त के एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष जो है उससे होकर के एक वृत्त जो है गुजर जाए, उसको हम बोलेंगे क्या, चक्रीय चतुर्भुज। जैसे ये वाला आपको दिख रहा है, ये वृत्त हो गया, और ये हमारा चतुर्भुज है। देखिए यहाँ पे लग रहा है कि ऐसा वर्ग है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि वर्ग होगा, ये कुछ भी हो सकता है। ये चतुर्भुज जो है वो किसी भी तरह का हो सकता है। यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान देने की क्या जरूरत है कि चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण जो होता है ना, इन दोनों कोणों का योग जो होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। कितना होगा, हमेशा 180 डिग्री होगा। इस कोण का भी और इस कोण का भी मान क्या होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि क्या है, ये सम्मुख कोण है। तो जब हमेशा क्या होगा, आपको एक चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का आमने सामने के जो कोण है उनकी योग जो होगा, जो सम्मुख कोणों का जो योग होगा वो कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा। हमेशा ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वृत्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय यहाँ पर दिए गए हैं जो कि यूज आएंगे आपको आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें आपको इससे रिलेटेड जो है प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो इसको ध्यान रखना है आपको, चूंकि आपका अभी एनटीपीसी का और ग्रुप डी का पेपर है, तो आप इसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि ये सारे चीजें जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगी। इनसे रिलेटेड जो है प्रॉब्लम आपको पूछा जाएगा। देखिए प्रॉब्लम कहाँ से पुटअप किया जाता है, ये चीज हमें सोचने की जरूरत है। तो प्रॉब्लम आप जब भी पाते हैं कि प्रॉब्लम जो है कहीं ना कहीं इन्हीं सब थ्योरी से जो है देखने को हमें मिलता है। तो चलिए देखते हैं। ये कह रहा है क्या कि वृत्त के दो बराबर चाप केंद्र पर बराबर कोण बनाते हैं। वृत्त के दो बराबर चाप हैं, वो केंद्र पर क्या करते हैं, बराबर कोण हमें बनाते हैं, ऐसा ये कह रहा है। तो देख रहे हैं, तो चलिए इसको देखते हैं जरा। यानी कि यहाँ पे हमें दिया रहेगा क्या कि दो चाप है, बराबर चाप कह रहा था, दो बराबर चाप, यानी कि जो ए बी है हमारा, ए बी जो है वो सी डी के बराबर है। यदि ये दोनों चाप बराबर हैं तो हमारा जो कोण होगा, यहाँ पे जो कोण बनने वाला है, ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि जो कोण ओ पे बनेगा
ये वाला, ठीक है, जो कोण हमारा ओ पे बनने वाला है और वही कोण ओ डैश पे जो बनने वाला है, ओ पे जो कोण बनेगा और वहीं ओ डैश पे जो कोण बनेगा, ये दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। यही चीज हमें, यही प्रमेय हमें कह रहा था। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आएगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे हम देखते हैं। यही चीज यहाँ पे, यदि हमारे पास क्या दो चाप बराबर है तो कोण जो है बराबर होगा, यही यहाँ पे कह रहा था। चलिए अगला हमारा जो थ्योरम है वो कह रहा है क्या कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जो है जीवा को समद्विभाजित करता है। यहां से देख लीजिए, ये कह रहा है कि जैसे एक जीवा हमारे पास यहाँ पे गिवन है और ये हमारा है केंद्र से लंब हमने ड्रॉ कर दिया, तो ये जो जीवा है ये दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। यानी कि AC और CB जो हमारे पास जीवा AB थी, इसको क्या करेगा, ये जो लंब हमने ड्रॉ किया ये क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा, मतलब बाइसेक्ट करेगा। यानी कि AC के बराबर क्या मिल जाएगा हमको, CB मिल जाएगा। AC और CB दोनों बराबर होगा। क्लियर हो रहा है? चलिए, तो AC के बराबर क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 3 असंरेख बिंदुओं से होकर एक और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। 3 कोई भी असंरेख बिंदु है उससे होकर के केवल एक वृत्त जो है खींचा जा सकता है। जैसे यहाँ पे दिया गया आपको ABC 3 पॉइंट है, ठीक है, 3 जो है असंरेख बिंदु है। असंरेख करने का मतलब कि एक रेखा पे नहीं होना चाहिए, ये जो है संरेख बिंदु है, लेकिन हमें क्या करना है, कुछ इस तरह से होना चाहिए कि एक रेखा हम ड्रॉ नहीं करें, इसको बोलते हैं क्या, असंरेख बिंदु बोलते हैं। तो जब असंरेख बिंदु है उससे होकर के केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है, कितने बिंदुओं से, तो 3 बिंदुओं से। यानी कि 3 बिंदुओं से होकर के जो है केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। क्लियर हो रहा है? डाउट हो कमेंट करिएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होती हैं। यानी यदि जीवा आपकी बराबर है, जैसे हमने इसमें बात किया AB और यहां से देख लिया हमने CD, यदि बराबर जीवा है तो केंद्र से बराबर दूरी पर होंगी। यानी कि OP बराबर क्या हो जाएगा, OP के बराबर क्या हो जाएगा, OQ होगा। ये चीज यहाँ पे कह रहा था हमें कि OP के बराबर क्या हो जाएगा, OQ हो जाएगा। ठीक है, ये और ये वाला दोनों बराबर हो जाएगा। यदि आपके पास CD और AB जो है दोनों बराबर दिया हुआ है तो हमारे पास OP और OQ क्या हो जाएगा, बराबर मिलेगा हमको। क्लियर हो रहा है? चलिए आगे, यही OP बराबर OQ हो जाएगा। यही हमारे कह रहा था क्या कि OP बराबर OQ हो जाएगा, यही चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। देखिए, यदि ये कोण हमारा क्या है, केंद्र है, मान लीजिए यहाँ पे O हमारा केंद्र दिया हुआ है, तो जो केंद्र पर कोण बनेगा वो परिधि पर का कोण का दोगुना होता है। ये यदि थीटा है तो ये क्या होगा, 2 थीटा होगा। मान लीजिए आपको ये थीटा का मान दे दिया है कितना, मान लीजिए 50 डिग्री दिया हुआ है। मतलब कहने का हो गया कि परिधि पर का जो कोण है वो 50 डिग्री दिया हुआ है, केंद्र पर का कोण क्या होगा, अल्टीमेटली आपका क्या होगा, 100 होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं क्या कि परिधि पर का जो कोण बना हुआ है उसका डबल क्या होगा, केंद्र पर जो कोण बनेगा उसका डबल होगा। परिधि पर के कोण का डबल होता है केंद्र पर बना कोण। क्लियर हो रहा है? तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ऑब्वियस सी बात है, ये देख लीजिए कि आपके इससे तो ये बड़ा होने वाला है, और जब बड़ा होगा तो आपको ये ध्यान रखना है क्या, ये डबल होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे कह रहा है क्या, ये आप इसको मैं समझा देता हूं। ये कह रहा है क्या कि एक वृत्त में यदि परिधि पर कोण बना है, ठीक है, एक जीवा है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि AB आपके पास एक जीवा है, तो आप वृत्त की परिधि पर जो है कोई भी कोण बना लो। जैसे यहाँ पे एक X बना हुआ है और एक हमारे पास क्या है, Y बना हुआ है। ठीक है, तो ये X और Y जो है दोनों बराबर होंगे। यदि आप एक ही जीवा से केंद्र पर कहीं भी कोण बना रहे हो, सॉरी केंद्र पर नहीं, परिधि पर, जैसे इस तरह से आप बहुत सारे ड्रॉ कर लो। ठीक है, ये सारे एंगल जो बन रहे हैं ना, ये सब के सब बराबर होने वाले हैं। तो यही कह रहा है कि इस तरह से यदि हम एक चाप ले लें या फिर एक जीवा ले लें और उससे जो है वृत्त की परिधि पर जो है विभिन्न कोण बना लें। ठीक है, अलग अलग आप कोण बना सकते हो। जितने कोण बनाओगे वो सब क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। यदि एक चाप से, एक वृत्त से आप, सॉरी एक जीवा से आप यदि कोण बना रहे हो तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। यानी आप यहां से स्पष्ट रूप से बोल सकते हो कि जो आपका x बराबर होगा ना वो y के बराबर हो जाएगा। यानी कि जो एंगल x होगा वो क्या हो जाएगा, एंगल y के बराबर हो जाने वाला है। ठीक है, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों बराबर होंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यही x बराबर y यहाँ पे लिखा हुआ है। अब कह रहा है कि अर्धवृत्त में बना कोण जो है समकोण होता है। देखिए, अर्धवृत्त करने का मतलब यहाँ ये कहीं ना कहीं व्यास है हमारा, और जो व्यास जो है होता है वो क्या करता है, वृत्त को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो व्यास से जो है, ये व्यास है और इस पे कहीं भी हम इस तरह से परिधि पर इसको ड्रॉ करें हम, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जैसे यहां से आप देख पा रहे हो, ये सब ड्रॉ करेंगे तो ये हमेशा 90 होगा।
कहीं से इस तरह से आप ड्रॉ करने वाले हो ना, करोगे ना, ये 90 बनने वाला है। किसी भी तरह से ड्रॉ कर लो, ब्याज से होकर के जाना चाहिए। यही कर रहा है क्या, अर्धवृत्त में जो बना कोण होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। वही बात कर रहा है कि ये जो कोण है ना वो 90 है। तो इस तरह से आप अर्धवृत्त से होकर के कोई भी एक कोण ड्रॉ कर लोगे, ठीक है, कोई भी एक इस तरह से आप एक ड्रॉ करोगे तो ये सब का सब क्या होने वाला है, 90 होने वाला है। क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दीर्घ वृत्तखंड में बना कोण जो है न्यून कोण होता है। अब ये दीर्घ वृत्तखंड क्या है, तो आपको बताया हमने कि वृत्त का खंड, देखिए ये हमारा क्या है, एक जीवा है, ये हमारी एक जीवा है ना। तो इसमें जो है चूंकि ये है आपका केंद्र, केंद्र आपका क्या है, ओ यहाँ पे है, ठीक है, ये आपका केंद्र है। तो ये हमारा कहीं ना कहीं क्या है, दीर्घ वृत्तखंड है। ये वाला बड़ा है, ये पोर्शन क्या है, दीर्घ वृत्तखंड है। और ये वाला क्या है, लघु वृत्तखंड है, चूंकि ये छोटा है। तो दीर्घ वृत्तखंड में जो कोण बनेगा ना इस जीवा के द्वारा, तो ये क्या होगा, न्यून कोण होगा। चूंकि दीर्घ वृत्तखंड है तो इसमें ये क्या हो जाएगा, छोटा होगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 90 से क्या होगा, कम होगा, लेस देन क्या होगा, 90 होगा। वही हम बात करें यदि लघु वृत्तखंड में, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 90 बनने वाला है एंगल। क्लियर हो रहा है? तो दीर्घ वृत्तखंड में आप बनाएंगे तो वो 90 से कम होगा, यानी कि न्यून कोण बनने वाला है। वहीं लघु वृत्तखंड में बनाएंगे तो 90 से आपको ज्यादा एंगल मिलेगा। यहां देख लीजिए ना, ये एंगल जो आपका होगा वो 90 से ज्यादा होने वाला है, यानी कि अधिक कोण मिलने वाला है, ऑब्ट्यूज एंगल आपको मिलेगा। क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको भी मैंने बता दिया कि लघु वृत्तखंड में बना कोण क्या होता है, अधिक कोण होता है, यानी कि 90 से ज्यादा होने वाला है। ये भी मैंने बता दिया है, चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। यानी कि यहां से आप देख सकते हैं क्या कि x प्लस वाई, जो x प्लस वाई है, ये चूंकि चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है तो जो x प्लस वाई है वो क्या हो जाएगा, 180 के बराबर होगा। समूह कोण है, इस तरह से ये 180 के बराबर हो जाएगा दोनों का योग। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां कह रहा है क्या, स्टेटमेंट देख लेते हैं कि यदि कोई स्पर्श रेखा PQ वृत्त को बिंदु A पर स्पर्श करती है तथा कोई जीवा AC हो और वृत्त की जीवा AC द्वारा स्पर्शी के साथ बना एकांतर कोण में बने कोण के बराबर होता है। देखिए इतना कहानी लंबा नहीं जानना है, सिंपल है। आप यदि ये देखोगे तो यहां देख लो, यहां कह रहा है क्या कि ये यदि इस तरह से एक CB दिया हुआ है और यहाँ पे एक स्पर्श रेखा है, ठीक है, और दोनों यहां से यदि आपको ये दोनों समानांतर दिख रहा है, समांतर नहीं है, क्या बोल रहा, ए पर स्पर्श करती हो और AC जो है जीवा हो, वृत्त की जीवा ए द्वारा बना कोण एकांतर कोण में बने कोण, अच्छा ठीक है। देखिए जो ये हमारा Y होगा, एक यहाँ पे जीवा है, ठीक है, और ये हमारा स्पर्श रेखा है। तो इस तरह से जो एक आपने AB को है मिला दिया, स्पर्श रेखा पर मिला रहे हैं, ठीक है, स्पर्श रेखा पर जीवा ये से मिला रहे हैं। तो जो ये Y होगा और ये जो आपका जो एक तरह से इस त्रिभुज के जो बाहर वाला जो कोण बन रहा है, ठीक है, तो ये जो आपका कोण x होगा ना वो y के बराबर होने वाला है। यानी कि यहां से आप देख सकते हो क्या कि x बराबर y होगा। यदि ऐसा है तो एक वृत्त में इस तरह से आपको एक लाइन दिया हुआ है, ठीक है, एक यहाँ पे जीवा दी गई है, तो ये जो कोण बनेगा y, ये x के क्या हो जाएगा, बराबर होने वाला है, ठीक है, जो कि ये स्पर्श रेखा पर बनने वाली जो कोण है वो उसके बराबर होने वाला है, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा इसको, आगे बढ़ते हैं। वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती है। ये तो आप बहुत आसान है, ये एनसीईआरटी में जब आप पढ़ेंगे तो थ्योरम आपको 10.2 मिलेगा। एनसीईआरटी में थ्योरम नंबर क्या हो जाएगा, 10.2, क्लास 10th। देखिए क्लास 10th में आपको क्लास 20 का क्लास आपको 10th मिल जाएगा। क्लास 10th में ये थ्योरम नंबर 10.2 है, 10.2 है, 10.2 है। ये एनसीईआरटी के पेपर में 10th क्लास के बुक में है, 10.2 थ्योरम है। ये थ्योरम क्या बोलता है कि एक वृत्त आपने लिया, ठीक है, एक वृत्त आपने लिया और यहाँ पे कोई बिंदु लिया, बाह्य बिंदु होना चाहिए, यानी कि एक्सटर्नल पॉइंट होना चाहिए, कोई भी एक बाहरी बिंदु है। तो यहाँ से यदि आप ड्रॉ करोगे तो ये बताओ पहले मैक्सिमम कितने आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, कितने मैक्सिमम जो है स्पर्श रेखाएं आप यहाँ पे खींच सकते हो। तो आप कहोगे कि 2 ही होगा सर, यही 2 हो सकता है। स्पर्श रेखा की मैं बात कर रहा हूँ, तो यही दोनों होगा और ये दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यानी आप यहां से बोल सकते हो क्या कि जो AP है आपका, जो AP है ना वो बराबर होने वाला है किसके, तो AQ के बराबर होगा। यानी कि AP बराबर होगा किसके, AQ के बराबर होगा। AP बराबर AQ यहां पे होने वाला है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है क्या, यदि वृत्त के बाहर किसी बिंदु P से वृत्त पर 2 छेदक रेखाएं, ठीक है, PB और PD खींची जाए तो क्रमशः A और C से होकर जाएं। अब देख लो पूरा कहानी क्या है। यहां पे हमने क्या किया, एक इस तरह से P से जो है हमने इस तरह से PAB एक लाइन ड्रॉ कर दिया जो कि वृत्त को जो है पार करते हुए जा रहा है, ठीक है, और एक जो है हमने ड्रॉ कर दिया PCD, ठीक है। तो ऐसा होता है दोस्त, देखो
तो उसमें क्या होगा कि पी ए यानी ये वाला, ठीक है, पी ए इंटू क्या होगा पी बी। देखो पूरा वाला, ये पहले यहां था इतना, ठीक है, यहां से और समझो, पहले पी ए, ठीक है, और फिर क्या हुआ पी बी पूरा, फिर उसी तरह से पी सी ये छोटा वाला, ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद ये बड़ा वाला, समझ रहे हो, यानी कि एक बार में पी सी और फिर पी डी, इधर हो जाएगा पहले ये छोटा वाला और फिर क्या हो जाएगा पी बी, ठीक है। तो यही चीज़ आपको क्या करना है, जानना है। तो ये इसको कैसे ध्यान रखोगे आप, तो पहले ये जान लो कि पहले बाहर वाला, यहां से देख लो, पहले बाहर वाला, ठीक है, पहले क्या करोगे, पहले बाहर वाला, तो पहले बाहर वाला ये रहेगा, फिर ये पूरा, फिर ये बाहर, फिर ये पूरा, ठीक है। तो ये ध्यान रखोगे, इतना लंबा आपको स्टोरी जानने की जरूरत नहीं, इतना लंबा कहानी जानने की जरूरत नहीं है, आप फिलहाल जो है जान सकते हो इससे, ठीक है, कि बाहर वाला फिर पूरा, फिर बाहर वाला फिर पूरा। क्लियर है? चलो यार आगे बढ़ते हैं। यदि वृत्त के बाहर किसी बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा PT खींची जाए और एक छेदक रेखा PA भी खींची जाए, तो इस तरह से आप लिख सकते हो, देखो एक स्पर्श रेखा है क्या PT, ये आपकी स्पर्श रेखा है, और ये क्या है आपका छेदक रेखा, यानी कि ये इस वृत्त को क्रॉस करके जा रही है, वृत्त को जो है बीच से पार करती हुए जा रही है। तो यहां पे लिख सकते हैं हम क्या, PA, ठीक है, इंटू PB। देखो फिर से बाहर फिर पूरा, देख लो ये बाहर फिर ये पूरा, तो PA इंटू PB बराबर क्या हो जाएगा PT स्क्वायर, ये जो स्पर्श रेखा थी ना इसके वर्ग के बराबर होगा। क्लियर हो रहा है? तो यहां से ये चीज आप ध्यान रख सकते हो कि PA इंटू PB बराबर क्या हो जाएगा PT का स्क्वायर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि दो वृत्त परस्पर एक बिंदु पर स्पर्श करते हो तो तीन उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कह रहा है क्या कि एक वृत्त है और परस्पर वो कह रहा है क्या एक बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, दो वृत्त है और यहां पे ये स्पर्श कर रहा है, ये आपको बिंदु जो दिख रहा है यहां पे स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है कह रहा है क्या तीन जो है इस पे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। उभयनिष्ठ कहने का मतलब कॉमन, और स्पर्श रेखा तो कौन सी खींची जाएगी, देख लो आप, एक ये वाला आपका खींचा जाएगा, एक क्या होगा RP, दूसरा जो आपका स्पर्श रेखा हो सकता है वो क्या होगा PT या फिर TP बोल लो, और तीसरी जो स्पर्श रेखा आपकी होने वाली है वो क्या खींची जा सकती है, तो आपकी ये एक स्पर्श रेखा होगी। तो यहां से आप देख पा रहे हो क्या तीन स्पर्श रेखा होंगी, क्या PR, उसके बाद TP, और उसके बाद क्या हो जाएगा ये वाला, इसका कुछ नाम नहीं है आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये तीन जो है हमें स्पर्श रेखा मिलने वाली है, कब, जब एक वृत्त दूसरे वृत्त को जो है केवल एक बिंदु पर जो है स्पर्श करे, बाहरी स्पर्श करना चाहिए, ठीक है। एक बिंदु जो एक वृत्त जो है वो दूसरे बिंदु से स्पर्श हो, कब, एक्सटर्नली स्पर्श हो, एक्सटर्नली जो है वो टच करता है तब। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देख लो, इस तरह से कह रहा है क्या कि यदि दो वृत्त जो है एक दूसरे को स्पर्श करते हो, एक्सटर्नली बाहरी रूप से स्पर्श करते हो, और PQ जो है उनकी स्पर्श रेखा हो, PQ जो है क्या है कॉमन जो है उनमें टेंजेंट है दोनों में, ठीक है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, और एक की त्रिज्या मान लेते हैं हमने, मान लिया कि त्रिज्या यहाँ पे R1 गिवन है और दूसरे की जो त्रिज्या में गिवन है वो R2 गिवन है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो R2 गिवन है। तो इस तरह से यदि आप निकालना चाहते हो कि O से O' की दूरी, दोनों केंद्र के बीच की हम दूरी निकालना चाहते हैं, यदि हम चाहें कि दोनों वृत्त के बीच की दूरी निकालना चाहें, जो दोनों वृत्त के जो केंद्र हैं उन केंद्र के बीच की दूरी उनकी निकालना चाहें, तो हम ये देख सकते हैं क्या कि क्या हो जाएगा √2√R1 R2, यानी R1 इंटू R2 का आपको गिवन है, तो उसको आप अंडर रूट करके 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको आंसर जो है मिल जाएगा। यानी जैसे मान लो कि ये R1 हमने कह दिया कि R1 मान लो है आपका 6, ठीक है, और R2 मान लो है क्या, मान लो आपका 4 है, R1 कितना है 6 है, ये आपका R1 है और ये आपका R2 है। तो बता दो आपकी O से O' की दूरी क्या हो जाएगी, दोनों केंद्र के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, तो यहाँ बोलोगे आप 2 और यहाँ 6 जा कितना, 6 4 जा कितना हो जाएगा 24, और 24 कहने का मतलब क्या हो गया आपका, तो यहाँ से आप बोल सकते हो क्या कि ये हो जाएगा कितना 4√6 हो जाएगा, क्योंकि 6 4 जा 22 होता है ना, 4 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बाहर में 2 था तो 2 2 जा 4 हो गया, यानी 4√6 आपका क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा, यानी ये डिस्टेंस उस केस में कितना आ जाएगा 4√6, जो आपका यूनिट होगा मीटर होगा या फिर सेंटीमीटर, जो भी होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये होने वाला है आपका थ्योरम, ठीक है। ये स्टेटमेंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखोगे, इससे क्वेश्चन जो है बन सकता है। चलो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है mn की बात कर रहा है, यहाँ पे mn आपका क्या है, ये देखिए mn क्या है, तो इसको आप बोल सकते हो क्या डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इसको बोलते हैं क्या डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट,
डी सी टी के नाम से आप जान सकते हो, ठीक है। एम एन क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, जो कि ब्रीथ को जो है दोनों ब्रीथ में जो है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे क्या, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, बाहर से है, दोनों डायरेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसका यदि आपको डिस्टेंस निकालना हो और आपके पास R1 और R2 दोनों गिवन हो, ठीक है, दो त्रिज्या है, दो ब्रीथ हैं, दोनों की अलग अलग त्रिज्याएं हैं R1 और R2, और इस तरह से जो है आपको गिवन है। और साथ ही साथ आपको गिवन क्या है, दोनों ब्रीथ के केंद्र के बीच की दूरी, अर्थात कहने का मतलब यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो डी, स्मॉल डी से इसको डिनोट किया गया है, जो ब्रीथ के बीच के केंद्र की दूरी है उसको जो है स्मॉल डी से डिनोट किया गया है। तो ये जो डी है आपका, तो हम यदि डीसीटी को निकालना चाहें, यानी एमएन हम निकालना चाहें, तो वो क्या होगा, इस चीज को हम यहां से देख सकते हैं। तो आप देख लीजिए एमएन जो होगा वो एमएन होने वाला है क्या, कि अंडर रूट, देखिए अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। देखिए R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर यहां होने वाला है, यानी जो बड़ा वाला आपका था, ये जो बड़ी वाली जो आपकी भुजा है, सॉरी बड़ी वाली जो त्रिज्या है, माइनस क्या हो जाएगा, छोटी वाली त्रिज्या का होल स्क्वायर, और इन दोनों को जो निकालने के बाद जो हमें आएगा वो डी से स्क्वायर करके उसका अंडर रूट करना है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान क्या रखना है कि डी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, आप इसको ध्यान रखोगे। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, बहुत बार जो है पूछा जा चुका है, इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ तक कि CGL के मेंस वगैरह में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये काफी अच्छा लेवल माना जाता है, तो इसलिए जो है इसको आपको ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आ गया क्या आपका ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। देखिए अब ये जो आपका एम एन दिख रहा है यहाँ पे, या फिर हम बात करें PQ जो दिख रहा है, ये आपका क्या है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इसको बोलते हैं, क्योंकि ये सीधा नहीं है। देखिए डायरेक्ट कैसे हो रहा था, ऐसे बन रहा था ना, यहाँ पे ये सीधा नहीं है, ये क्या है, तिरछा बन रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, यानी कि TCT बोल सकते हैं। उसको क्या बोला था हमने, डायरेक्ट, यानी कि DCT, और ये क्या है, TCT। क्लियर है। तो इस केस में जो है हमें यहाँ भी क्या है, जो बीच की दूरी है दोनों केंद्रों के, वो भी दी गई है, क्या है, स्मॉल डी यहाँ पे गिवन है, स्मॉल डी गिवन है। तो अब हमें जो है इसका फॉर्मूला निकालना है, तो क्या करेंगे हम, तो देख लीजिए यहाँ से आप ध्यान रखना है आपको क्या, कि एम एन और PQ जो है वो दोनों बराबर होगा, क्योंकि एक ही जो दोनों है, दोनों ब्रीथ है, और दोनों की जो है TCT वही है। तो यहाँ पे इसको आपको क्या, कैसे आप देख सकते हो कि डी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। अब एक चीज देख लो आप, यहाँ पे R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर हो रहा है। अब आप सोच के देखो कि कौन सा इसमें बड़ा हो सकता है। ये एक आपसे मान लो क्वेश्चन एक पूछ दिया जाए अंडरस्टैंडिंग लेवल का, ठीक है, कि आपका जो ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है और साथ ही साथ आपका क्या है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, तो दोनों में बड़ा कौन होगा, ये सोचना थोड़ा सा। देखो डी तो दोनों में सेम है, ये चीज आपको ध्यान रखो, डी क्या है, सेम है, और ये पोर्शन जो है क्या, ये वाला बड़ा है या फिर ये वाला बड़ा है, नीचे वाला R1 माइनस R2 बड़ा है या R1 प्लस R2 बड़ा है, तो आप बोलोगे कि R1 प्लस R2 बड़ा है, ये वाला बड़ा है R1 प्लस R2। तो बड़ा है और दोनों सेम नंबर से, यानी कि डी स्क्वायर में से माइनस हो रहा है, दोनों क्या हो रहा है, डी स्क्वायर से माइनस हो रहा है, दोनों डी स्क्वायर से सेम चीज माइनस, अलग अलग चीज माइनस हो रहा है, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। तो आपको क्या मिलने वाला है, कम कौन मिलेगा बताओ, कम कौन मिलेगा, कम ये वाला मिलेगा क्या, कम आपको कौन मिलने वाला है, ये वाला मिलने वाला है, PQ और MN, यही मिलेगा कम। इसका मतलब हो गया क्या, कि आपका जो ये वाला है ना, जो ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, ये क्या है, ये छोटा होगा हमेशा। एक यदि दोनों ब्रीथ की त्रिज्याएं सेम है और बीच की दूरी भी उनकी समान है, तो हमेशा आपको क्या मिलने वाला है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो है वो बड़ा होगा एज कंपेयर टू क्या, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है। तो ये आपको बड़ा होने वाला है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। चलिए तो इस चीज को समझ लिए, आगे बढ़ते हैं। यदि इस तरह से आपको दिया हुआ एक सर्कल दिया हुआ है और वहां पे दो आपको कॉर्ड दिए हुए हैं, दो जीवाएं दी गई है, ठीक है, और उनके बीच जो है इस तरह से आपको यदि व्यास निकालना हो, और दो जीवाएं दी गई हैं, वो एक दूसरे को कट करती हैं, और उनकी भुजाएं, मतलब सॉरी भुजाएं नहीं, उनकी लेंथ यदि दिए गए हैं, ठीक है, तो आप व्यास को कैसे निकाल सकते हो, आप जो है डायमीटर को, एक सर्कल के डायमीटर कैसे पता कर सकते हो, तो इस चीज को आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली। चलिए देख लेते हैं। तो आप यहां से देख लीजिए ए, यदि इस तरह से मान लीजिए हमने कॉमन टेंजेंट जो है, सॉरी कॉर्ड जो हमें दिया गया है और एक दूसरे को ये कट कर रहे हैं, ठीक है, तो मान लीजिए इसकी दूरी A है, यहाँ B है, ये C है, ये D है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अंडर रूट करके यदि सबकी जो है, जो भुजा दी, सबकी जो लंबाई दी गई है उसके वर्ग करके हम यदि सम करें, तो हमें क्या मिल जाएगा, व्यास मिल जाएगा, उस वृत्त का व्यास मिल जाएगा। क्लियर हो रहा है, तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे थ्योरम आपको ये मिल रहा है कि यदि एक सर्कल इस तरह से आपको दिया है और यहाँ पे दो जो कॉर्ड हैं और एक दूसरे को वो प्रतिच्छेद करते हैं, दो जो जीवाएं दी गई हैं और एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, तो इसको हम इस तरह से देख सकते हैं क्या, पी ए इंटू पी बी। यहाँ से देख लीजिए, पी ए इंटू पी बी यानी ये वाला इंटू ये वाला, ठीक है। फिर पी सी इंटू पी डी, ये दोनों का गुणनफल जो है वो बराबर होगा। यानी एक जो आपकी जीवा है उसके दो जो पार्ट हैं, जो दो उसके सेगमेंट हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दें, फिर हम यदि इसको और फिर इसको भी मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ये दोनों जो है क्या होगा, इक्वल मिलेगा। दोनों सेगमेंट का जो गुणनफल जो होता है वो बराबर मिलता है। उसी चीज को यहाँ पे आपको दिखाया गया है, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं क्या, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल्स टू क्या, पी सी इंटू पी डी। ये चीज जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ये जो है देखने को मिल सकता है हमें, और इससे क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो मिलेगा ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दो ब्रीथ है और एक दूसरे को जो है आंतरिक जो है स्पर्श कर रही है, यानी कि इंटरनली जो है टच कर रही है एक दूसरे को। तो इस पे जो है हम कितना जो है टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं ये देखते हैं यहां से। तो यहां से देख लीजिए, एक टेंजेंट हमारे पास क्या है, तो यहां से आप देख पा रहे हैं क्या, पीटी है, दूसरा क्या है हमारा आरटी है, और एक क्या है इस छोटे वाले क्या है, क्यूटी है। तो यहां से एक रिलेशन कह रहा है क्या, तो आप अब जरा बताइए, इसमें देख के खुद बताना है आपको कि क्या ये जो पीटी है और साथ साथ आपके पास जो आरटी है, ये दोनों बराबर होंगी क्या। आप पूछोगे क्यों बराबर होंगी, हमने अभी ऊपर में बताया है कि एक ब्रीथ में एक एक्सटर्नल पॉइंट हो, ठीक है, यहाँ पे एक एक्सटर्नल पॉइंट हो, तो इससे होकर के जो है जो दो टेंजेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं ना, उन दोनों का लेंथ क्या होता है, बराबर होता है। यानी हम ये कहें ये वाला और ये वाला बराबर होगा, क्योंकि ये पूरा जो बड़ा वाला ब्रीथ था उस पर क्या है, ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, बराबर हो गया। अब आप कहोगे क्या कि ये जो पीटी है वो आरटी क्यूटी के भी बराबर होगा क्या, ये देखिए क्यूटी और ये पीटी, ये दोनों भी बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये छोटे वाले ब्रीथ पे दोनों स्पर्श रेखाएं हैं। तो चूंकि पीटी जो है, देखो पीटी बराबर था किसके, आरटी के, पीटी बराबर आरटी था, और फिर यहां से क्या हो गया कि पीटी जो बराबर है वो क्यूटी के बराबर हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तीनों भी जो है आपस में बराबर हो जाएंगे। ये चीज समझ रहे हो, तीनों जो है आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इस चीज को आप यहां से देख सकते हो क्या, यहां से दिखाया गया है कि तीनों जो है इस तरह से बराबर होंगे, ये तीनों स्पर्श रेखाएं जो है बराबर होंगी। चलो अब इस तरह से कुछ देख लेते हैं आगे। एक सर्कल दिया हुआ है और एक चतुर्भुज बनाया गया है, जो कि उसको बाहर से, सर्कल को जो है बाहर से जो है टच कर रहा है, ठीक है। यानी सर्कल जो है उसके इनसाइड में है, सर्कल जो है इंटरनल में है, पूरे उसके अंदर में है, और ये टच कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है हम देख सकते हैं क्या, कि जो हमारे पास जो सम्मुख भुजाएं होंगी, इस जो चतुर्भुज है ये, इसकी जो सम्मुख भुजाएं होंगी, वो सम्मुख भुजाओं का योग क्या होगा, बराबर होगा। सम्मुख भुजाओं की लंबाइयों का जो योग होगा वो क्या होने वाला है, बराबर होगा। यहां से आप देख सकते हो क्लियर, ठीक है, कि ए बी प्लस सी डी जो है किसके बराबर होगा, बी सी प्लस ए डी के। यानी कि ए बी है, यहाँ पे ए पी आपको दिख रहा है, और सी डी इसके जस्ट ऊपर है, ठीक है, कुछ ऊपर में है। यहां से देख लो, ये जो ए बी है ना, देखो ये ए बी जो है, ए बी प्लस सी डी जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपको इस सी डी और इस सी बी और डी ए के बराबर हो जाएगा, इन दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लो इस तरह से, यदि आपको दो ब्रीथ दिए गए हैं और एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है, और एक टेंजेंट यहाँ पे यदि हम ड्रॉ कर दें, एक टेंजेंट हम यहाँ पे यदि ड्रॉ कर देते हैं, दोनों में जो कॉमन टेंजेंट है, एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो है ये ड्रॉ कर दे रहे हैं, तो इस तरह से यदि हम जहाँ पे ये स्पर्श कर रही है, ठीक है, इसको यदि हम मिला दें ना, इसको यदि मिलाते हैं तो ये जो कोण बनता है ना, ये आपका कितना हो जाता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे फॉर्म होता है। इसी चीज को यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हो आसानी से, ठीक है, ये आपको 90 मिलेगा। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब यहां से इस तरह से एक सर्कल दिया हुआ है, उसके अंदर में एक आप चतुर्भुज देख पा रहे हो, चक्रीय चतुर्भुज जिसको आप बोल सकते हो, ऐसा दिया गया है। तो देखो कह रहा है क्या, ए सी इंटू बी डी, मतलब कहने का जो चतुर्भुज है उसके विकर्णों का गुणनफल यहाँ पे पूछा जा रहा है। विकर्णों का गुणनफल देख लो, ए सी इंटू बी डी, ए सी आपका यही है और बी डी ये आपका है, तो विकर्णों का जो गुणनफल होगा ना वो ए बी इंटू सी डी, देखिए ए बी है और सी डी है, मतलब जो सम्मुख भुजाएं हैं चतुर्भुज की उनका गुणनफल, और साथ ही साथ क्या है, जो ये सम्मुख भुजाएं थे बी सी और डी ए, इनका भी गुणनफल का क्या होगा, योग होगा। यानी कि ए सी इंटू बी डी बराबर बोल सकते हैं क्या आप, कि ए बी, यहां से देख लीजिए ना, ए सी इंटू बी डी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी इंटू सी डी प्लस बी सी इंटू ए डी के बराबर होगा। क्लियर हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देख लो आप, इस तरह से आपके पास एक त्रिभुज दिया गया है, उसके अंदर में जो है एक वृत्त है, ठीक है, अंतःवृत्त है एक, और यहां से अंतःवृत्त का जो केंद्र है वहां से जो है जहां पे स्पर्श कर रही है, जो वृत्त जहां पे स्पर्श कर रही है वहां पे क्या किया गया है, लंब ड्रॉ किया गया है। देख पा रहे हो आप? तो इस तरह से जो है इसमें बोला जा सकता है क्या कि एडी, देखो एडी प्लस बीई प्लस सी एफ, एडी प्लस बीई प्लस सी एफ बोला जा रहा है। साथ ही साथ आप बोल सकते हो क्या, बीडी प्लस ईसी प्लस ए एफ। देखो ये दोनों बराबर होने वाला है। क्यों बराबर होगा? क्योंकि आप देख लो, जैसे ये वाला हम बोले, ये वाला, फिर ये वाला, और फिर आपका थोड़ा ऐसे नीचे और कर लेते हैं इसको। देख लो आप, यहां से मैं बता रहा हूं, ये जो आपकी जो साइड है, जो ये वाला है और फिर ये वाला है, ये तीनों के बराबर कौन सा होगा? ये वाला। देखो ये, अच्छा इसका कलर चेंज कर लेने दो। देख लो पहले ये वाला, ठीक है, ये वाला अल्टरनेट कर लो ना, और ये वाला, इन तीनों के बराबर जो है होने वाला है किसका योग? तो इन तीनों के बराबर आपका हो जाएगा ये वाला, फिर ये वाला और फिर ये वाला, तीनों का योग जो है, मतलब ये और ये तीनों का योग जो होगा वो इन तीनों के योग के बराबर होने वाला है। क्यों होगा? क्योंकि ये देख लो ना, ए से जो है क्या, ये स्पर्श रेखाएं हैं, तो दोनों का जो है लेंथ है वो क्या होगा, बराबर होगा वृत्त पे, ठीक है। तो इसी को हम निकाल रहे हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं हम? आप यहां पे देख लीजिए, ये तीनों जो है, तीनों का योग जो है बराबर होगा, और किसके बराबर होगा? तो आप ये बोल सकते हो क्या कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी के बराबर होगा। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी के हाफ के बराबर होगा, ठीक है। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हाफ के बराबर होने वाला ही है, क्योंकि तीनों साइड का क्या है, वो आधा आधा ही है, तो ये तीनों उसके सम का हाफ होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हो, इससे भी प्रॉब्लम जो है आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, इससे जो है प्रॉब्लम आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर हो रहा है? चलिए, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे हम लोग और कुछ देखेंगे, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए। कहीं पे डाउट हो आप हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है। और आप यदि नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हर अगला वीडियो जो है आप तक आसानी से पहुंचे। और बिल्कुल आप एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप पूरे जोर शोर से कीजिए। चूंकि अभी एनटीपीसी जो है काफ़ी करीब है, 28 दिसंबर से शुरू हो रहा है, बहुत एक लंबे अरसे के बाद जो है डेट अनाउंस किया गया है रेलवे बोर्ड के द्वारा। तो इस चीज़ के लिए जो है ये काफ़ी सुनहरा अवसर है। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए, और जहाँ भी दिक्कत लगे वहाँ पर हमें बताइए। चलिए दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपके एग्जाम के लिए ये रिलीवेंट है, ये स्टेटमेंट जो भी है। देखिए, आप रिवीजन करते रहिए, आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, आप रिवीजन कीजिए इस चीज़ को। जो है आपको यदि नहीं आ रहा है तो आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। आप प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, आगे हम जो है प्रॉब्लम ही करेंगे। तो चलिए बने रहिए, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।